ईरान पर होगा अब तक का सबसे बड़ा हमला। अगर हम दुश्मन को हल्के में ले रहे हैं और एक तरफ से बस ईरान ईरान कर रहे हैं, जैसा बहुत लोग खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है। मोहब्बत की वजह से आदमी अपने नुकसान को इग्नोर करता है, लेकिन दूसरी तरफ समझदारी है कि दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हज़रात मोहतरम, इजराइल ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है। ईरान से जुड़े लोग और ईरान में जिसके परिवार के लोग रह रहे हैं भारत के, वो अपने बच्चों को थोड़ा अलर्ट कर दें। खबर यह है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने सबसे बड़ी बात कही है। जुमले ध्यान से सुनिएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री जो इजराइल के हैं, उन्होंने कहा कि हमारा हमला डेडली होगा, यानी तबाही मचा देने वाला होगा और सरप्राइजिंग होगा। यानी कब हमला करेंगे, दिन में करेंगे, रात में करेंगे, किस जगह करेंगे, ये ईरानियों को पता ही नहीं होगा। साथ में उन्होंने कहा कि हम बड़ी तबाही मचा देंगे और ईरान इस हमले को हमारे जिंदगी भर याद रखेगा। सुनिए। היכולת לתקוף היא יכולת מאוד חזקה, וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר. התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות. והדבר הזה הוא תהליך של תאום שנעשה מהלוחמים בשטח ובמפקדות, עובר עד הרמטכ"ל, מהרמטכ"ל לשר הביטחון, לראש הממשלה, כולנו, כל ציר הפיקוד, מיושר ומחודד סביב העניין הזה. हज़रात मोहतरम, इसके बाद आपको बता दूं, ये इजराइल का अखबार, इजराइल का चैनल है जिसने साफ कहा है कि इजराइल सबसे बड़ा हमला ईरान पर करेगा। भले ही ईरान पलटवार करे और ईरान की मिसाइलें चाहे इजराइल के बिल्डिंगों पर गिरे, लेकिन इजराइल हमला करेगा। तो दोस्तों, मेरी ये अपील है, मेरे भी चाहने वाले, जानने वाले उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र, मालेगांव, ऐसे बहुत सारी जगह हैं भारत की स्टेट्स में जहाँ के लोग ईरान में रह रहे हैं। मेरा उन लोगों से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि भैया थोड़ा दिन संभल के रहिए, बॉर्डर के इलाके से दूर रहिए, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास कम से कम 200 किलोमीटर दूर रहिए, और अगर आप आसपास रह भी रहे हैं तो कुछ दिन के लिए वहाँ से हट जाइए। साथ ही जो ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ हैं और जो बेसेस हैं, जहाँ मतलब मान लीजिए कि 150 किलोमीटर के दायरे में आपका मिलिट्री बेस मौजूद है, आपके मिलिट्री बेस मौजूद है ईरान का, तो भैया आप उससे दूर रहिए। ये तो हम नहीं कह सकते कि सिविलियंस के इलाके पर इजराइल हमला करेगा, लेकिन अगर वो हमला करेगा भी तो वो न्यूक्लियर फैसिलिटी, ऑयल फैसिलिटी, पुलिस कैंप या फिर एयरबेस, यहाँ तो ज़रूर करेगा एयरबेस पे, और ईरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी थोड़ा सा गैप बना के रखिए। अब कहने वाले कोई मौलाना साहब कह देंगे अरे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ईरान इतना कमज़ोर नहीं है। अरे बाबू, कमज़ोर नहीं है वो, चलो ठीक है, लेकिन ये बात ईरान भी जानता है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम में, डिफेंस वाले मामले में इतना मजबूत नहीं है, ये जानता है। तो मिसाइलें तो आएंगी और आएंगी तो गिरेंगी भी, पप्पी लेके तो जाएंगी नहीं कि चली गई, फिर ऐसा तो होना नहीं है। तो समझदारी इसमें है कि आपका अगर ईरान में कोई जानने वाला है तो ईरान पर है बड़ा ख़तरा। अपने सहयोगियों को, साथियों को, ख़ानदान वालों को जो वहाँ रह रहे हैं, अलर्ट रहने को कहिए। और मैं तो यही कहूँगा, और पिछले कई हफ्ते से मेरे दिमाग में चल रहा है, और जो मेरे जानने वाले हैं उनसे मैंने कही दिया है कि अगर आप ईरान में हैं, तेहरान में कहीं भी हैं, तो बेहतर है कि अपने परिवार के पास वापस कुछ दिन के लिए आ जाएं। जब हालात सही हो जाए तब वापस ईरान चले जाइएगा। हजरात, उधर 50 मिनट तक नेतन्याहू से कमला हैरिस और बाइडन ने फ़ोन पर बात की है, 50 मिनट। और ऐसे में बाइडन और कमला हैरिस ने नेतन्याहू को फुल सपोर्ट दे दिया है और कह दिया कि हम ईरान के ख़िलाफ़ हैं और ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं। यानी एक बात क्लियर है कि हम ईरान पर हमला होता हुआ बहुत जल्द देख सकते हैं, क्योंकि अब इजराइल को अमेरिका ने हरी झंडी दे दी है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि पूरी दुनिया में वाहिद हम अकेले इजराइल ऐसे हैं जो ईरान जैसी पावर से लड़ रहे हैं, और अगर
हम नहीं लड़े तो कोई नहीं लड़ेगा और पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान होगा। हम अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। तो इस बात का दूसरा मतलब यह भी है कि नेतन्याहू मान रहा है इस बात को कि ईरान पावरफुल है और ईरान से लड़ने की औकात किसी की नहीं है। और मुन्ना अगर बाबूजी से लड़ रहा है, मुन्ना अगर बाप से लड़ रहा है तो अपने दम पर नहीं, अमेरिका के हथियारों से, ब्रिटेन के हथियारों से, यूके की इंटेलिजेंस से और अमेरिका के द्वारा जो इसको भर भर कर पैसा दिया जाता है उसके ज़रिए लड़ रहा है इजराइल ईरान से। वहीं अब दूसरी तरफ अमेरिका ने डिनाई कर दिया है, मुकर गया है कि हम सीज फायर को लेकर ईरान से बात नहीं कर रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, नेतन्याहू ने अपने सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात करी, डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, आला कमान से बात करी और ये मीटिंग 5 घंटे चली। और इस मीटिंग का हल ये निकला कि फैसला लिया जा चुका है कि ईरान पर इजराइल हमला हर हाल में करेगा। पिछले कई सालों में इतनी फ्लाइट्स दुनिया भर की अफगानिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरी जितना इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर से गुजरी हैं। असल में तमाम फ्लाइट्स, पूरी दुनिया की जो फ्लाइट्स हैं वो मिडिल ईस्ट की खासकर फ्लाइट्स ईरान और इजराइल के ऊपर से जाना नहीं चाहती। ऐसे में अफगानिस्तान को, तालिबान की गवर्नमेंट को मोटा फायदा हुआ है। जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि किसी देश के ऊपर से किसी और देश का जहाज गुजरता है तो जैसे सड़क पर आप चलते हैं तो उसका भी नितिन गडकरी जी आपसे टैक्स ले लेते हैं ना। खूबसूरत सड़क बनाते हैं और हर 5-10 किलोमीटर के बाद दे दबादब टैक्स। तो ऐसे ही जो है टैक्स से पैसा कमाया जाता है। तो ऐसे ही तालिबान की गवर्नमेंट को अपना एयर स्पेस दूसरे देशों के लिए खोलना फायदेमंद है। मेरे दोस्तों, उधर अमेरिकी ऑफिशियल्स का यह भी खुलासा है कि इजराइल पर हमले का प्लान पूरी तरह से अमेरिका से इजराइल शेयर नहीं कर रहा है। नेतन्याहू तमाम चीज़ें अमेरिका की गवर्नमेंट को बता नहीं रहे हैं। अब इस पर अमेरिकी ऑफिशियल का कहना यह है कि टिट फॉर टैट होगा। उधर से ईरान भी बड़ा हमला करेगा और ईरान के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल, ब्रिटेन और दूसरे देश मिलकर आपस में बात कर रहे हैं। ईरान के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी, जिनका स्टैचू लेबनान में लगा हुआ था, मंजर आपके सामने है। इजराइल की फौज सेंट्रल लेबनान तक पहुंच चुकी है और उन्होंने कासिम सुलेमानी के स्टैचू को गिराकर तबाह कर दिया है। वहीं अब मिडिल ईस्ट के दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री निकल चुके हैं। ताज़ा तरीन मंजर आप देख रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंचे और सऊदी अरब के विदेश मंत्री से लेबनान और गाज़ा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर लेकर बातचीत की है। हम दुआ करते हैं कि सऊदी अरब का मरा हुआ ईमान जाग जाए और मोहम्मद बिन सलमान की सरकार थोड़ा सा ईरान का साथ दे दे। अच्छा विजुअल ये है, ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने फिर मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की है। इसीलिए मैंने आप लोगों से ये बात कही है कि आप भी दुआ कीजिए कि ईरान और सऊदी अरब एक दो जो भाई हैं वो एक हो जाएं। अगर ये दोनों भाई एक हो जाएंगे तो हमारी मस्जिद के अंदर जो फसाद जो साहब फैलाते हैं बैठकर मिंबर पे, शिया सुन्नी वाला, वो मस्जिद के अंदर से लेकर गली मोहल्ले से लेकर नेशनल लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ये शिया सुन्नी का जो फसाद चल रहा है ये काफ़ी कम हो सकता है। और अगर ये दोनों बेटे एक हो गए, सऊदी अरब और ईरान अगर एक हो गए तो 1 और 1 11 हैं, फिर किसी की ज़रूरत भी नहीं है। उधर ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि इजराइल ज़बरदस्ती इलाके में जंग फैला रहा है और हमें जंग में घसीट रहा है, अमेरिका के जो इलेक्शन है उसको मैनिपुलेट करके, और लगातार मिडिल ईस्ट के हालात को ख़राब कर रहा है। IRGC के कुछ फोर्स के एडवाइज़र कमांडर, उन्होंने कहा, आपके सामने ये विजुअल है, उन्होंने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो पहले तो हमने 200 मिसाइल दागी थी, इस बार हम हज़ारों मिसाइल दागेंगे और हम हर तरह से तैयार हैं। और जो हमने हमला किया था उस हमले से इजराइल के कई सारे फाइटर जेट F-35 डैमेज हुए थे। हजरात, उधर ईरान के 39 डिप्यूटीज ऑफिशियल ने ईरान की गवर्नमेंट को खत लिखा है कि इसी वक्त हमें परमाणु बम बना लेना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये तो क्लियर नहीं हुआ है
कि कमांडर इस्माइल कानी जिंदा है कि नहीं, लेकिन ईरान ने आधिकारिक तौर से ऐलान किया है कि इनको IRGC के कमांडर होने के नाते और इनके कामयाब ऑपरेशन की वजह से बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। उधर अमेरिका ने कहा कि $6 बिलियन जो ईरान का पैसा कतर में फंसा हुआ है वो वही फ्रीज रहेगा, ईरान को नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिडिल ईस्ट की जानकारी सारी की सारी ऑन टाइम मिलती रहे, आसान जबान में। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।